बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन जैसन के रौरमन जानीला कि हर हफ्ता हम रौरमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आवेला। आज भी रौरमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आई, लेकिन किसान भाई बहन मन जानकारी लेवे कर आगे चलू हमरे देखते कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में चलाई जाती है बीजोपचार योजना। मल्चिंग विधि का प्रयोग कर किसान हो सकते हैं लाभान्वित। ओपन मिल समरसेबल पंप सिंचाई कार्य को करता है आसान। फसलों पर कीट व्याधियां आमतौर पर लगते हैं, जिस कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। यदि बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लिया जाए तो काफी हद तक बीज जनित रोगों से बचाव होता है। राज्य के कृषक सभी फसलों की बुआई बीजों को उपचारित करके ही करें। इसके लिए राज्य में सीड ट्रीटमेंट कैंपेन चलाई जाती है। किसान भाइयों, खेती बाड़ी वैज्ञानिक विधियों द्वारा करना बहुत ही लाभप्रद होता है। ऐसे ही एक विधि है मल्चिंग। मल्चिंग विधि का प्रयोग कर आप सिंचाई जल की बचत कर सकते हैं। इससे खरपतवार की समस्या कम होती है। खेती बाड़ी में होने वाले लेबर एवं अन्य खर्चे को भी मल्चिंग कम करता है और साथ ही उत्पादन लगभग 1.5 गुना तक बढ़ता है। स्वीट कॉर्न आजकल हमारे झारखंड के लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय स्वीट कॉर्न लगाने के इच्छुक हैं, वे स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों में सुगरी 75, मिष्टी, माधुरी और प्रिया बेहतर माने जाते हैं। स्वीट कॉर्न के ये प्रभेद कम समय में अच्छी उपज देने के लिए प्रचलित हैं। सुगरी 75, मिष्टी, माधुरी और प्रिया स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं और कम समय में तैयार हो जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 10 से 12 किलोग्राम की दर से बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लेना अच्छा होता है। स्वीट कॉर्न के ये प्रभेद 80 से 85 दिनों में तैयार हो जाते हैं तथा 200 से 250 क्विंटल तक स्वीट कॉर्न की उपज पाई जा सकती है। अरहर की फसल में यदि फूल ज़्यादा लग रहे हैं और फलन कम हो रहा है तो संभवतः खेत में बोरान की कमी हो सकती है। ऐसी स्थिति में अरहर की फसल में बोरान का छिड़काव करना बेहतर होता है। विशेष परिस्थिति में कृषि विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। खेती बाड़ी में सिंचाई कार्य को आसान बनाता है ओपन मिल समरसेबल पंप। यह पंप गहरे कुओं, तालाब, नहर इत्यादि से पानी खींचकर खेतों तक आसानी से पहुंचाने में सक्षम है। गहरे कुओं, दूर स्थित तालाब, नहर या अन्य जल स्रोतों से पानी खींचकर खेतों तक पहुंचाता है यह ओपन मिल समरसेबल पंप। यह पंप सिंचाई कार्य में लगने वाली मेहनत और मजदूरी की बचत के साथ समय की भी बचत करता है। कम जल उपलब्धता वाले जगहों में इसकी उपयोगिता बहुत है। यह उपकरण बाजार में उपलब्ध है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ।
तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में रौरमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रौरमन के आज कर ताज़ा जानकारी देवा थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी, संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। तो किसान भाई बहन, विराम के बाद रौरमन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलू आज का जो ताज़ा जानकारी है इकर और हमने बढ़ा थी। आज का जो ताज़ा जानकारी है, इस जानकारी में हजारीबाग जिला के बड़का गाँव प्रखंड और कोराटी ग्राम से लेके आई और यहाँ के जो सफल किसान हैं इनका नाम है
हेमंत भुइयाँ। भाई हेमंत भुइयाँ जी जो हैं इस समन्वित खेती के रूप में का करत हैं कि मुर्गी पालन, बत्तख पालन, बकरी पालन करके अपन दिनचर्या के आगे बढ़ात है और आत्मनिर्भर होवत है। तो चलो सीधे हमारे चला थी जिला हजारीबाग और उनकरे से जानकारी लेवत थी। कृषि का क्षेत्र व्यावसायिक रूप से काफी लाभदायक माना जाता है। आज किसान भाई समेकित कृषि प्रणाली को अपनाकर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। समेकित कृषि प्रणाली को अपनाकर ऐसे ही किसान भाई बड़का गांव हजारीबाग निवासी हेमंत भुइयाँ ने अपने व्यवसाय में खुद को सफल किसान के रूप में स्थापित करने का कार्य किया है। आज हम हजारीबाग ज़िला के बड़का गांव स्थित खराटी गांव में हैं और हमारे साथ हैं एक सफल किसान हेमंत भुइयाँ जी, जिनके बारे में हम क्या बताएं कि ये एक साथ बहुआयामी प्रतिभा के से धनी संपन्न व्यक्ति हैं। ये एक साथ मुर्गी पालन, सूकर पालन, मत्स्य पालन और खेती भी कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे जैसे और भी बहुत सारे किसान हैं जो कि इनसे सीख सकते हैं और अपने जीवन को संपन्न बना सकते हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। प्रणाम। सबसे पहले तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो है सूकर पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, इस तरह से जो व्यवसाय आपने शुरू किया, ये आपके मन में विचार आया कैसे और कब से ये काम आप कर रहे हैं? सर जो है से हम बहुत पढ़ लिख कर मैट्रिक करने के बाद पिताजी इम्तिहान कर गए। उसके बाद हम बहुत अकबका गए, जो घर के इकलौता रहने के कारण बहुत तरह से हम अकबकी हो गया कि हम करें क्या, बाहर भी नहीं जा सकते हैं, यहाँ भी नहीं कुछ कर सकते हैं। तब हम कैसे हम टीवी पर देखे, दूरदर्शन चैनल पर सूकर पालन के बारे में, तो उसका जगह खोजने लगे कहाँ है। तब हम संत कुमार सिन्हा जो थे कार्यरत और हमारा रविंदर सर, डॉक्टर रविंदर सर थे, तो हम रांची गए। रांची में डॉक्टर रविंदर सर का अथी में हम 10 दिवसीय प्रशिक्षण लिए सूकर पालन का, और 2 सूकर ला के 98 में मैं शुरू किया। 2 सूकर ला के हम 98 में शुरू किया। तो हमारा साथी लोग बोलते थे, यार तू ऐसे क्या करने जा रहा है, तू सूअर पाल रहा है। तो हम सोचे यार हमारा लिए वही ठीक है। और मैं धीरे धीरे, उस समय मेरा पास कुछ नहीं था, न मोटरसाइकिल था न कुछ था। हम साइकिल से कुछ बगल गांव से मेरा वगैरह हम साइकिल से ढो के लाते थे। तो बोलता ही लड़का पागल हो गया है, जो देखो मेरा ढोता है साइकिल से, सूअर पाल रहा है। सूकर पालन के साथ ही हेमंत ने बत्तख पालन, मुर्गी पालन और मछली पालन का कार्य भी किया है। सूकरों के अपशिष्ट का इस्तेमाल ये मछली के चारे के रूप में करते हैं ताकि मछलियों को ज़्यादा लाभ मिल सके, और कम लागत में अच्छी तरह मछली पालन भी कर लेते हैं। मत्स्य पालन करने का वजह हुआ कि सूअर का जो वेस्टेज जो पूरा जो है वो बाहर में कहता तो बहुत सारा महकता था, बदबू देता था। तब मैं सोचा कि इसको हम तालाब के रूप अगर ले लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तालाब जब से मैं बनाया 7 से 8 क्विंटल में मछली प्रत्येक वर्ष निकाल लेता हूँ, और कोई खाना मछली को नहीं देता हूँ, वैसी वेस्टेज जाता है इसका, और उससे ही तैयार होकर के बढ़िया साइज में बढ़ जाता है। मुर्गी पालन चलता फिरता धंधा है, और इस धंधा में अच्छा लगा इस चलते कि मैं प्योर खाली देसी मुर्गी ही पालता हूँ, और उसमें देसी मुर्गी के जो भी चीज़ दे दीजिए आप, वो सब खा जाते हैं, और कुछ टहल करके भी अपना ग्रोथ कर लेते हैं। हेमंत के काम में उनकी पत्नी का भरपूर सहयोग मिलता है। उनकी पत्नी भी सूकर पालन, बत्तख पालन और मुर्गी पालन में उनका भली भांति सहयोग करती है। तो देखते हैं ना, अकेला उकेला खटता उठता है, तो हम सोचें कि जो हम घर में बैठेंगे से वहीं हम खटेंगे, दिनों हम लोग मिलजुल के करेंगे तो हम लोग को आसान पड़ेगा सब चीज़ का। आप जब शादी होके आई थी तब वो क्या काम करते थे? यही अपना मतलब गाड़ी उड़ी चलाता था पहले, और वो जो भी अतिथि करता है वही काम करते थे। तो उस नहीं पेट भी नहीं चलता था ढंग से, नहीं रोटी भी चल रहा था, तो क्या करते हम लोग, यही हम लोग सोच साच कर ये सब चीज़ करने लगे। पहले तो पति पत्नी स्टाफ नहीं रखे थे, हम लोग पति पत्नी ही काम करते थे, और तब धीरे धीरे जब वर्क बड़ा होने लगा, जब वेस्टेज जो है हम बड़का गाँव से लाने लगे, तब टेम्पू की व्यवस्था किए, और 2 टेम्पू अभी रखे हुए हैं। और तब स्टाफ का ज़रूरत पड़ा,
और फार्म लंबा करने के बाद स्टाफ का ज़रूरत पड़ा, और स्टाफ भी हम लोग पास है, और बहुत सुचारू रूप से हम लोग भाईचारा मिल के हम लोग काम करते हैं। आप जो ये जितना भी सूकर पालन हो, चाहे मुर्गी पालन हो या बतख पालन हो, इसकी बाजार व्यवस्था के लिए क्या करते हैं? हाँ, बाजार व्यवस्था के लिए हम आज तक बाजार व्यवस्था, ये मेरा पास 4 चीज़ हम पालते हैं। सूअर हो गया, मुर्गी हो गया, बकत हो गया, मछली हो गया। बाजार व्यवस्था हम खोजने नहीं जाते हैं, बाजार व्यवस्था हमारा पास खुद उठ के आता है। बोलता है भैया हमको मछली 20 किलो दीजिए, 50 किलो मछली दीजिए, हमें मार के दे देता हूँ। मुर्गी हो गई, मुर्गी का जो भी कि भैया हमको मुर्गा चाहिए, मुर्गी चाहिए, हमारा फार्म पे ही आते हैं, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। हेमंत युवावस्था से ही इस काम से जुड़े हैं और एक छोटी सी शुरुआत के साथ इन्होंने अपने काम को आज आगे बढ़ाया है। जब से इन्होंने समेकित कृषि को अपनाया तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने का कारण ही यही है कि वे काफ़ी मेहनती हैं और समेकित कृषि को आधार मानकर ये कृषि कार्य को पूरा कर रहे हैं। तो भैया जी को मैं विगत 8-10 वर्षों से जानता हूँ, और ये हेमंत भैया एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते थे पहले कोलकाता में। तो इन्होंने कहीं से जानकारी मिली कि सूअर पालन करना है, तो हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में ये आए और इन्होंने हम लोगों से बात की कि किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। हम लोगों ने इनको प्रशिक्षण दिया, सारी जानकारी भी दी, और इसके बाद इनको बताया कि आप सूअर पालन करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि वो पशुपालन से थोड़ा हिचकिचाते थे कि बीमारी आएगी, कैसा रहेगा, पूंजी लगेगा। लेकिन हम लोगों ने बताया कि सूअर पालन झारखंड के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप करेंगे, इसमें बीमारियों की संभावना कम होती है, इसमें बाज़ार में मांग भी बहुत है। और पहले तो घर के पास ही इन्होंने शुरू किया। शुरू में जैसा इन्होंने बताया कि बहुत सारी समस्याएं भी हुई, जो सोशल एक्सेप्टेंस था वो नहीं हो पाया। लेकिन धीरे धीरे जब इन्होंने फिर से वैज्ञानिक तरीके से सूअर पालन करना शुरू किया, जैसे खान पान की व्यवस्था, आवास व्यवस्था, टीकाकरण, तो इसके बाद जो है सूकर पालन में इनका ग्रोथ बढ़ता ही गया। और धीरे धीरे ये इन्होंने अपना उसी पैसे से, जिससे वो कमाए, उसी पैसे से उन्होंने आवास का निर्माण किया। आवास बनाने के साथ साथ सूकरों की संख्या बढ़ाई। आज ये यहाँ पे इस अपने गांव में एक जाने माने सफल किसान हैं, और ये एक प्रेरणा स्रोत हैं। हेमंत आज अपने क्षेत्र में इसलिए जाने माने जाते हैं क्योंकि वे लगनशील इंसान हैं। इसलिए हमें भी पूरी लगनता के साथ हेमंत के जैसे एक सीधी सोच और जुनून के साथ कार्य करना चाहिए। हम में से कोई भी हेमंत के जैसे आगे बढ़ सकता है। तो किसान भाई बहन, चलो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ा थी। और दूसरा जानकारी है, जानकारी बहुत ज़रूरी है कि लत्तेदार सब्जी ले जल प्रबंधन कैसे करल जाए। भाई तो ज़रूरी है नहीं, तो ये जानकारी ले चलो हम सीधे चले थी कृषि विज्ञान केंद्र दिव्याजन, और वहाँ का जो जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर साहब हैं, उनका से बातचीत करा थी। डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह। सभी फसलों के लिए जल का समुचित व्यवस्था यानी जल प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, यानी बहुत आवश्यक होता है। तो आज हम बात करेंगे लत्तेदार सब्जियों में जल प्रबंधन कैसे हो, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र रामकृष्ण मिशन आश्रम गेतलसूद के डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह जी। सर, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, लत्तेदार सब्जियां की जो खेती हमारे किसान भाई कर रहे हैं, उनमें जल प्रबंधन वो कैसे करें ताकि उनको अच्छी फसल प्राप्त हो सके? सभी किसान भाइयों को जोहार। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि जायद मौसम में अगर सब्जियों की खेती की बात करते हैं तो सबसे पहले लत्तरदार सब्जियों की या कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती का नाम ही आता है। किसी भी फसल की अगर हम अच्छी उपज की बात करते हैं तो उसको प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों में से सिंचाई एक प्रमुख कारक होता है। अगर सिंचाई की कमी होती है या सिंचाई की अधिकता होती है, दोनों ही दशा में जो हमारी उपज है वो बहुत ही अधिक प्रभावित होती है। कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगर हम बात करते हैं किसान भाइयों, तो इसमें जो भी सब्जियां आती हैं, चाहे वो कोहड़ा हो, करेला हो, तरबूज हो, खरबूजा हो, या अन्य लौकी या अन्य सब्जियां हो, खीरा हो, तो इसमें अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। परंतु किसान भाइयों, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इसे अधिक मात्रा में जल की भी आवश्यकता होती है। किसी भी फसल को अच्छी उपज सुनिश्चित करने के लिए उसमें एक अनुकूलतम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो वही चीज़ हमारी लत्तेदार या कद्दू वर्गीय सब्जियों पे भी लागू होती है। किसान भाइयों, अगर हम इसकी विभिन्न दशाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर बुआई की बात करते हैं तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे दो तरीके से हम जो कद्दू वर्गीय सब्जियाँ हैं उनकी खेती करते हैं। एक तो सीधी बुआई द्वारा, और दूसरा उसकी पौध तैयार करके फिर हम उसकी रोपाई करते हैं। अगेती फसल अगर हमारे किसान भाई लेना चाहते हैं तो उसकी पौध तैयार करते हैं।
पहले उसको किसी संरक्षित संरचना में या उसकी पॉली ट्यूब में उसकी पौध तैयार कर लेते हैं और उसके बाद उसकी रोपाई करते हैं। अगर सीधी बुआई कर रहे हैं किसान भाइयों तो थोड़ा सा ये ध्यान दें कि मिट्टी में अच्छी नमी बनी रहे। अगर मिट्टी में नमी पहले से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो हमें तुरंत ही सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम कुछ दिनों बाद भी कर सकते हैं। परंतु अगर हम कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती रोपाई के माध्यम से कर रहे हैं, उसकी पौध को तैयार करके उसकी रोपाई कर रहे हैं खेत में, तो तुरंत एक सिंचाई की आवश्यकता होती है। शुरुआती जो वृद्धि की दशा होती है उसमें किसी भी मात्रा में किसी भी दशा में पानी की कमी किसान भाइयों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब शुरुआत में पौधे की वृद्धि हो रही होती है तो उसकी जड़ जो होती है वो ऊपरी जो भूभाग होता है, मृदा का जो क्षेत्र होता है, उसी में स्थित होती है। तो अगर उस दशा में अगर पानी की कमी होती है, जैसा कि मृदा ऊपर से जल्दी सूखती है, तो पौधों की वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है। अगर विभिन्न कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात करते हैं तो जो प्रमुख दशा होती है जिसमें पानी की कमी से नुकसान हो सकता है वो होती है एक तो पुष्पन की अवस्था और दूसरी होती है फलों के विकास की अवस्था। इन दोनों ही अवस्थाओं में किसी भी दशा में पानी की कमी फसल में नहीं होनी चाहिए। विशेष रूप से अगर हम कॉमर्शियल खेती की बात करते हैं तो उसमें तरबूज की खेती, खरबूज की खेती और करेला की खेती से हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी आमदनी होती है। अगर हम रांची ज़िले की और झारखंड राज्य की बात करते हैं, तरबूज की जो खेती होती है रांची ज़िले में विशेष रूप से, तो इसमें परिपक्वता के समय चूँकि मौसम में आर्द्रता कम होती है तो यहाँ का तरबूज मीठा ज़्यादा होता है और यही कारण है कि ये किसान भाइयों को लाभ भी अधिक देता है और बहुत ही ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। तो अगर कोई भी हम लत्तेदार सब्जी लगाए हैं तो उसमें शुरुआती दशा में जब उसे हम लगा रहे हैं तो उसमें थाले से ही सिंचाई करें। ये थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि चूँकि इसमें 2 कतारों के बीच में दूरी अधिक होती है तो बेड बना के इनकी हम बुआई करते हैं। तो उस दशा में बहुत अधिक पानी देने से अगर बेड के ऊपर भी पानी जाता है तो जो उसका फल होता है या पौधा होता है उसमें सड़न की संभावना भी रहती है और उसमें रोग बीमारी भी पनपने की अधिक संभावना रहती है। दूसरी चीज़ होती है किसान भाइयों की खरपतवार का प्रबंधन भी हमें समुचित तरीके से इसमें करना होगा, क्योंकि खरपतवार अगर खेतों में बहुत ज़्यादा है तो वो पोषक तत्वों के साथ साथ अन्य संसाधनों एवं सिंचाई के लिए जो हम जल पौधे को उपलब्ध करा रहे हैं उसके साथ भी प्रतियोगिता करती है और जो मुख्य फसल हमारी है उसके उपज को प्रभावित करती है। तो नियमित अंतराल पे हमें निराई गुड़ाई भी करके खरपतवारों का नियंत्रण करना होगा। जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उसमें थोड़ा सा ये ध्यान दें कि जैसे हमारी जो खरबूज है वो उथली जड़ वाली फसल होती है तो उसमें कम अंतराल पे हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है, जबकि अगर तरबूज की बात करते हैं तो उसकी जड़ें गहराई तक जाती हैं तो उसमें अंतराल को हमें बढ़ा देना होता है। तो अगर हम खरबूज की बात करते हैं तो साप्ताहिक अंतराल पे और अगर तरबूज की बात करते हैं तो 8 से 10 दिन के अंतराल पे हम सिंचाई कर सकते हैं। थोड़ा सा किसान भाइयों इस बात का ध्यान दें कि चूँकि जो सिंचाई की मात्रा होती है वो भूमि पे और मौसम पे भी निर्भर करती है बहुत सीमा तक। तो अगर मौसम गर्म है और हमारी जो भूमि है वो बलुई दोमट है तो उसमें हमें कम अंतराल पे सिंचाई की आवश्यकता होती है। और दूसरा इस बात का ध्यान दें कि जो भी फसल हम ले रहे हैं उसमें अगर परिपक्वता की स्थिति है, विशेष रूप से अगर हम खरबूज और तरबूज की बात करते हैं तो जैसे जैसे फल परिपक्वता की तरफ बढ़ता है उसमें सिंचाई का अंतराल हम बढ़ाते जाते हैं और लगभग जब फल परिपक्वता की ओर पहुंच जाता है तो उस समय हमें सिंचाई रोकनी पड़ती है। उस समय अगर हमें कब सिंचाई करनी है इस बात का निर्धारण करने के लिए हम थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दें कि जो हमारा पौधा है वो अगर सुबह के समय हल्का सा थोड़ा सा मुरझाया हुआ सा लग रहा तो वही सही समय होता है इस समय। इसमें अगर तरबूज की विशेष रूप से हम बात करते हैं तो इसमें अगर अधिक पानी आप देते हैं तो एक ब्लॉसम एंड रॉट नामक समस्या देखी जाती है। इसमें दिक्कत क्या होती है कि अधिक पानी देने की वजह से और कैल्शियम की कमी भी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है जहाँ से पौधा जो फल है वो जुड़ा होता है जो डंठल से, वहाँ पे सड़न शुरू हो जाती है। तो अधिक पानी ना दें, कम मात्रा में या आवश्यकता अनुसार ही पानी दें। और दूसरी चीज़ ये ध्यान देना होता है कि जब हम कभी भी 2 सिंचाई में अधिक अंतराल ना रखें। मौसम अगर गर्म है, मिट्टी का तापमान ज़्यादा है, अगर सिंचाई के बीच में हमने अंतराल ज़्यादा कर दिया है, कभी पानी ज़्यादा हो गया और उसके बाद में एक लंबे समय तक सूखा पड़ा रहा तो फलों के फटने की भी समस्या देखी जाती है। तो इसको रोकने के लिए भी हमें नियमित अंतराल पे सिंचाई करते रहना होगा, विशेष रूप से फलों के विकास की अवस्था में। किसान भाइयों, एक हमारे पास जो अभी नवीन तकनीक है जिसका बहुत से किसान भाई लाभ भी उठा रहे हैं वो है ड्रिप के और मल्चिंग के माध्यम से खेती प्रणाली। तो अगर हम व्यावसायिक खेती की बात करते हैं तो हमारा कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं जैसा हमने बताया तरबूज और खरबूज, यहाँ पे रांची ज़िले में और विशेष रूप से झारखंड राज्य में इसकी संभावना बहुत ही अच्छी है। इससे किसान भाई कम लागत में और अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो किसान भाई बहन मन बताओ ये दुयो जानकारी रौरी कैसे लागला? बढ़िया है नहीं? बढ़िया तो जानकारी लानबे करीला। और एगो बात और कहे के कि ऐसा जानकारी रौठीन है
या हमरे से कोई जानकारी चाहे तो पता करो और जरूर लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रांची रोड रांची और पिन कोड संख्या 834001। और जानकारी देव के है कि देखो अगर रौरेमन कामकाजी आदमी ही कामकाज के चक्कर में अपन कार्यक्रम पसंदीदा कार्यक्रम जो है कि देखे नहीं पा ली तो चिंता कर परेशानी कर बात न खे। रौरेमन अपन यूट्यूब में फेसबुक में ट्विटर में जाके देख सकीला और जानकारी के दोहरा के फिर से पाए सकीला। तो आज रौरेमन इजाज़त दो मकिल यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो, तब तक इजाज़त दो। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।